अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे आपका खैर ऑफिस होंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बच्चों को ये बता सकूं कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होगा और उसके बिहाफ पे हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एनी मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में लेट्स सपोज एक मीटर रूल है, मीटर रूल, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट क्या होगा और हाउ डू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी मुझे डिफाइन करनी है। उससे पहले आई वांट यू टू सी द स्केल, द मार्किंग ऑन द स्केल। देखिए 0 till 1, गौर से आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर 10 डिविजन्स नजर आते हैं। फिर 1 से 2 देयर आर 10 डिवीजन, देन 2 till 3 देयर आर फर्दर 10 डिविजन्स। अच्छा, अब हो क्या रहा है, मुझे स्केल को किस तरीके से दिखता है। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज 1 सेंटीमीटर। सही हुआ। लिहाजा whenever you make any measurement by using a meter rule, the precision of the result must be up to first decimal place. This is the accuracy of this instrument. meter rule की बात कर रहा हूं मैं। अब हम जानते हैं तो meter rule का जो accuracy है, accuracy this is 0.1 सेंटीमीटर। इसे आप बोल सकते हैं 0.001 मीटर। इसे आप बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर। सही हो गया बच्चों, आसान तरीके समझ में आई। अब मैं सेंटीमीटर में डेटा लिख रहा हूँ, मीटर में डेटा लिख रहा हूँ या मिलीमीटर में डेटा लिख रहा हूँ, तमाम चीजें आपको मैंने बता दी। नो डेसिमल प्लेस व्हेन यू राइट इन मिलीमीटर, थर्ड डेसिमल प्लेस व्हेन यू राइट द रिजल्ट इन मीटर्स, फर्स्ट डेसिमल प्लेस व्हेन यू राइट द रिजल्ट इन सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज और जरा समझिएगा इसका। बहुत सारे बच्चों को आमतौर पर कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इफ आई मेजर, फॉर एग्जांपल हियर आई हैव अ कार्ड शीट। कुछ क्वेश्चन में ऐसा कार्ड शीट हम लोगों ने यूज किया। ये एक कार्ड शीट है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। मुझे कहा जाता है कि इसका इस वाले साइड का लेंथ मेजर कीजिए, इस वाले साइड का ऐसे लेंथ मेजर कर लें, अभी थोड़ा विजिबल हो जाएगा। इस लेंथ, इस वाले साइड का लेंथ मेजर कर लें। अच्छा, मैं इसे यहाँ पे लगाता हूँ, दिखाता नहीं हूँ आपको। ये इस तरह से हमने इसको प्लेस किया, 0 से स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे लेके आ गया इसको। अच्छा, यहाँ पे लाने के बाद इसका वैल्यू देखते हैं ज़रा। लेट अस सपोज दिस इज 27.9 सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 27.9 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, तो अब जो मैंने एक डायमेंशन मेजर किया, this is, for example, it has been given a symbol which is L, capital L. मुझे कहा गया write the value of capital L here in सेंटीमीटर। मुझे इसका यूनिट लिख के दे दिया गया कि सेंटीमीटर में इसका वैल्यू लिख के दीजिए। अच्छा, मैंने देखा फॉर एग्जांपल इट इज 27.9 लाजमी लिखना होगा, और अगर ये 28 होता, अगर ये होता फॉर एग्जांपल दिस इज 28 एज पर मेजरमेंट, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, इस चीज को समझ लें। आमतौर पे बच्चे एरर करते हैं, यू हैव टू राइट 28.0 इफ इट इज सेंटीमीटर। क्लियर? अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इट शुड बी रिटन इन मीटर्स। अब बच्चे को क्या करना है, तो जो डेटा कलेक्टेड इन सेंटीमीटर इज 28.0 सेंटीमीटर। नाउ यू नीड टू सिंपली डिवाइड बाय 100 टू गेट द रिजल्ट इन मीटर्स, and the result in meter is going to be 0.28। अगर बच्चे यहाँ पे लिख के छोड़ देता है तो वो अभी भी एरर कर रहा है, because he is not maintaining the accuracy of the instrument in meters. I just told you it is up to first, second, third decimal place, third decimal place। तो आपका डेटा थर्ड डेसिमल प्लेस पे जाएगा। 0.28 के अंदर आपका डेटा 7 डेसिमल प्लेस के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हैं, राइट? So this 0 is the accuracy of the instrument
and it is to be written here to maintain the accuracy. 0.280 meter is the correct answer. उम्मीद है छोटी सी बात आपकी समझ में आई होगी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ L. L is 28.0 सेंटीमीटर। मुझे कहा गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन कैपिटल L, ये बता दीजिए क्या है। तो आप सिंपल से एक काम करते हैं, देखिए बेटा आसान सी चीज को समझिएगा। इस स्केल को जब आप इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट पे रखते हैं तो ये जो जीरो है ये आप मैच करवा रहे हैं, ये ऑलरेडी मैच नहीं है, सही है। जहां पे आपकी कोई एफर्ट्स इंक्लूड हो रहा है, आपने इसको यहाँ पे रखा तो एक एरर आपने यहाँ पे बना लिया, फिर आप इसको यहाँ पे रीच कर रहे हैं, द सेकंड एरर विल बी हियर। सो इन दिस वे वी हैव मेड 2 एरर्स। इसका लीस्ट काउंट क्या है इंस्ट्रूमेंट का, ये जो हमने एक्यूरेसी लिखा है, अगर हम कहें कि दिस इज द लीस्ट काउंट, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। लीस्ट काउंट मीन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडेबल वैल्यू ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो मैं इस स्केल से 0.1 मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूं, तो दैट्स कॉल्ड द लीस्ट काउंट एंड दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, लीस्ट काउंट ये है इसका। अब अनसर्टेनिटी के लिए आप क्या करेंगे, जो भी इसका लीस्ट काउंट है आप उसको मल्टीप्लाई बाय सेम इक्वल टू कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए उस डेटा से जो आपने कलेक्ट किया। दिस इज ऑब्टेन डेटा टाइम्स 100। अब देखिए जनाब 0.1 इज द लीस्ट काउंट, व्हाट यू विल डू, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 28.0 टाइम्स 100। जो भी रिजल्ट आएगा उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। बहुत आसान सी बात समझ में आई होगी बच्चों को। आई होप कि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, ये चीज सिर्फ इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, आप इस चीज को बहुत सारी चीज अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एक और एग्जाम्पल लेने दीजिए। इस वक्त मेरे हाथ में स्प्रिंग बैलेंस है, न्यूटन मीटर भी आप उकालेंगे, स्प्रिंग बैलेंस भी आप उकालेंगे। देखो बच्चों जरा स्केल को गौर से देखो, न्यूटन में बात कर रहा हूँ, इसका मैथ मेजर नहीं कर रहा। 0 से 0.5 तक आपको 5 डिवीजन दिखते हैं, 0 1 2 3 4 5। 0 till 0.5 देयर आर 5 डिवीजन्स। इसका मतलब ये हुआ इसका आसान सा मतलब ये हुआ 0 1 2 3 4 एंड दिस इज 0.5। अब मुझसे कोई पूछे कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट या एक्यूरेसी क्या है, आप बच्चों के पास ये जवाब मौजूद है। 0 to 5 mean 0.5 न्यूटन हैज बीन डिवाइडेड इन 5 इक्वल पार्ट्स। अगर 0.5 न्यूटन 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम जानते हैं दिस इज 0.1 न्यूटन, दिस इज 0.2 न्यूटन, दिस इज 0.3 न्यूटन। इसका मतलब हर एक इंटरवल 0.1 न्यूटन का है, राइट। इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, सिंपल, द स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी और द लीस्ट काउंट। आपने इसके इसका एक्यूरेसी बोल दिया, इसके इसका लीस्ट काउंट बोल दिया, बात एक ही है। दिस इज 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बैलेंस लिया, इस बैलेंस के ऊपर एक मैथ है, मुझे कहा गया कि इस मैथ का वैल्यू नोट कीजिए। मैंने इस पर सस्पेंड किया लाइक दिस, और सस्पेंड करने के बाद मैं इसको करीब लेके आता हूँ। मुझे ये बताता है इट्स 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। अच्छा बच्चों 1 न्यूटन का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब 1 न्यूटन 1.0। अच्छा मुझे 0.0 क्यों लिखना पड़ रहा है, इसलिए लिखना पड़ रहा है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी 0.1 न्यूटन है, उसके ऊपर दर्ज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं तो उस हिसाब से लिख रहा हूँ चीज़ों को। 0.1
न्यूटन का एक्यूरेसी के साथ इसका वैल्यू अगर 1 न्यूटन है तो यू हैव टू राइट 1.0 न्यूटन है, 1.0 न्यूटन। अब मुझे कहा जाता है कि आप इसका अनसर्टेनिटी बताइए। बात को जरा समझिएगा लॉजिकली। क्या आपने इसके जीरो को सेट किया था? आपने इसके जीरो को सेट नहीं किया। जिस तरीके से आपने रूल रखा था मेजर करने के लिए, आपने पहले इसके जीरो को सेट किया, फिर आपने उसका फाइनल वैल्यू रीच किया और आपने उसको दो जगह पे रीच किया। आपने इसको सिर्फ एक ही जगह पे रीच किया। तो जब आप एक जगह पे किसी इंस्ट्रूमेंट को रीच कर लोगे, देयर यू मेक अ सिंगल एरर, एंड इफ यू आर रीडिंग द apparatus or the instrument or any scale at two different places, you are making two errors by the time. Clear? मुझे कहा जाए इसका अनसर्टेनिटी बताइए। आपने 0.1 न्यूटन ले लेना है, टाइम्स 100 कर दें, क्योंकि मैंने इसको एक दफा रीच किया था, चलेगा। This is the percentage uncertainty in the value of mass m। अगर मैं उसको m बोल देता हूँ, पहले m मेजर करें, मैंने m मेजर किया, put the value of m in Newton। m is a mass, what is its weight? It is 1.0 Newton। Now write the uncertainty in the value of m, percentage uncertainty, calculate what one is the error upon 1 Newton times 100। इस तरह से आप इस बात को भी बहुत आराम से कर लेंगे। अब छोटी सी चीज़ जो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो बच्चों, स्टॉप वॉच आपको मिलेगा। मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड, सही है। इसकी वैल्यू को हम मिली सेकेंड में लिखते हैं। लेट अस सपोज आई हैव अ पेंडुलम, I need to make it oscillate। मैंने इसे किसी चीज़ पे सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद मुझे कहा जाता है कि इस पे टाइम पीरियड मेजर करें। I release it at this position, मैंने इसे स्टार्ट किया, स्टार्ट 1 2 3 4 5, मैंने स्टॉप वॉच को स्टॉप किया। थोड़ी देर के लिए मान लें कि मैंने स्टॉप वॉच से इसके ऊपर नंबर देख लेना बच्चों। एक तरफ स्टार्ट लिखा होगा, उसी के साथ स्टॉप लिखा होगा, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट उसी के साथ स्टॉप लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है रीसेट। इसको आप रीसेट करते हो, स्टार्ट स्टॉप रीसेट। तो अब होता क्या है कि इधर से आपने इसको स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गया, आपने काउंट स्टार्ट किया ऑसिलेशन का, आपने इसको स्टॉप किया लाइक दिस। 5.41 रीच करोगे इसको, 5.41 सेकेंड रीच करेंगे। रीसेट करना है, ऐसा प्रेस कर दो, ये रीसेट हो गया, सही है। तो अब देखो, पेंडुलम था, इसे मैंने ऑसिलेट करवाया और मेरे पास स्मॉल टी का वैल्यू आया 5.41 सेकंड आया, सही है। 5 सेकंड का टाइम स्मॉल टी ले लेते हैं। अब मुझे कहा जा रहा है कैलकुलेट कैपिटल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या फर्क है, बहुत अच्छे से हर बच्चे को मालूम है, होना चाहिए। स्मॉल टी टाइम फॉर मोर देन 1 स्विंग, मोर देन 1 साइकिल, मोर देन 1 ऑसिलेशन, कुछ भी बोलते रहा इसको। स्मॉल टी का मतलब होता है एक से ज्यादा। नाउ यू नो हाउ मेनी साइकिल्स यू ऑब्जर्व। आई ऑब्जर्व 5 साइकिल्स एंड फॉर 5 साइकिल्स स्मॉल टी वाज 5.4 सेकंड। क्लियर? नाउ आई नीड टू कैलकुलेट कैपिटल टी। कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। टाइम पीरियड इज टाइम फॉर 1 कंप्लीट स्विंग। ऐसा कर देते हैं इसको। अब मुझे मालूम है कि ये टाइम 5 सेकंड्स का है, मुझे कैपिटल चाहिए। व्हाट आई विल डू, 5.41 डिवाइडेड बाय 5, द रिजल्ट विल बी द टाइम पीरियड। बात को समझे? अच्छा जी, इस तरीके से आपने इसका कैपिटल टी
कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि स्मॉल टी के अंदर जो मेरा डेटा है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर है। हम जानते हैं कि सीधी नॉन जीरो डिजिट से सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट हो जाता है। पहला ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी। इन दिस डेटा 5.41 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 5.41 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको डिवाइड बाय 5 करने के बाद मैं डेटा कैलकुलेट करता हूं, मुझे डिवाइड बाय 10 अगर 10 सेकंड का टाइम होगा तो मैं डेटा कैलकुलेट करता, और वो डेटा मेरा जा रहा है थर्ड डेसिमल प्लेस पे, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड डेसिमल प्लेस पे मेरा डेटा जा रहा है, तो आपको ये अलाउ है कि कैपिटल टी जो कि एक स्विंग का टाइम है, यहाँ पे आपने 5 सेकंड से निकाला, बट यू कैन take the value of capital T, you can write the value of capital T by taking the time of one complete swing. It is practically possible. आप कर सकते हैं इस चीज को। आपने एक दफा को स्विंग कराया, स्टार्ट, वहाँ पे क्या वापस आया, स्टॉप हो जाता है, टाइम आ गया, बिल्कुल सही। उसका भी टाइम आएगा, उसका डेसिमल प्लेस कितना होगा, 2 डेसिमल प्लेस, क्योंकि इस स्टॉप वॉच का एक्यूरेसी 0.01 सेकंड है। याद रखिएगा, ये बेकार की चीजें निकाल रहा हूँ। Accuracy of stopwatch is 0.01 सेकेंड, मतलब भी आ रहा है 5.41 सेकेंड डेसिमल प्लेस का वैल्यू जाएगा। अगर कैपिटल टी का बात होता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है, मिसाल के तौर पे अगर वो 3 डेसिमल प्लेस पे जा रहा है, यू कैन राउंड इट ऑफ अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस एज पर एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए, क्लियर? तो मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसका पॉइंट लिख दिया 1.08 मैं लिख दिया, मेरे पास कैपिटल आ गया। अब मुझे कहा जा रहा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ टी। आप जानते हैं कि आपने इसको स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया होगा तो ये आपका काम था, आपने दिया होगा, फिर जब आपने इसको स्टॉप किया आपका काम था, फिर आपने एरर बना दिया होगा, आपने कुछ जगह पे टाइम मेजर किया। यहाँ पे ये लॉजिक बिल्कुल मत लगाइएगा कि इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी 0.01 सेकंड है, एक काम करते हैं 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, डिवाइड बाय 1.08 करते हैं, इनटू 100 कर देते हैं, हमारा काम हो गया, ये काम हो गया, ये हो गया काम क्रॉस करने वाला। तो आप जब भी स्टॉप वॉच का एरर कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो फॉर सेफ साइड यू विल टेक 0.3 सेकंड, इसको याद कर लीजिए। 0.3 भी अलाउड है, 0.4 भी अलाउड है, 0.2 भी अलाउड है, 0.01 नहीं है। ह्यूमन रिफ्लेक्स 0.3 सेकंड है, रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स से कम तो नहीं हो सकता, इंसान क्या है, नया न्यूरॉन ऑब्जर्वेशन के तरीके से रिफ्लेक्स से कम कैसे हो सकता है, बात को समझे। 0.3 सेकंड तो कौन से लिखते हैं, उसके बाद 1.08 लिख दीजिए, जो भी आपको ऑप्टेन टाइम है, उसके बाद इसको 100 कर दीजिए, आपके जवाब को सही तसव्वुर किया जाएगा। बड़ी बात समझ आ गई। स्टॉप वॉच, मीटर रूल, स्प्रिंग बैलेंस, इन 3 चीज़ों से मैंने 3 के एरर कैलकुलेट करना सिखाए। अब इस तरीके से जो चाहे ऑपरेशन बनाते रहें, जो चाहे कैलकुलेशन करते रहें, आप अनसर्टेनिटी निकालना सीख चुके हैं। एक लास्ट छोटी सी बात और आपसे मैं डिस्कस कर लूँ, दैट इज अबाउट द यूज ऑफ प्रोट्रैक्टर। मिसाल के तौर पे मुझे एक क्वेश्चन दिया गया और मुझे कहा गया कि ये क्लैंप है, इस क्लैंप के साथ ये नेल है, इस नेल के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ रहा है, इस स्प्रिंग के साथ एक नीचे स्ट्रिंग आ रहा है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग जा रहा है, और ये एक फिक्स्ड रॉड के साथ कनेक्टेड है। मान लेते हैं यहाँ पे देयर इज अ मास व्हिच इज सस्पेंडेड, सही है, मान लेते हैं मास सस्पेंडेड। मुझे कहा जा रहा है यू नीड टू मेजर दिस एंगल थीटा। क्लियर हुआ? इस एंगल थीटा को मेजर करने के लिए मैं जानता हूँ कि वेयर टू पुट द प्रोट्रैक्टर। आप जानते हो, आप प्रोट्रैक्टर को ऐसे अलाइन कर दो, इस एंगल को मेजर करना है ना, प्रोट्रैक्टर ऐसे अलाइन कर दीजिए, ये वाला पार्ट 0 और इस तरीके से ये वाला पार्ट 90 और इस तरीके से ये वाला पार्ट 180। तो आप यहाँ से रीच करते हुए जा रहे हो। इफ इट इज एग्जैक्ट 90, मे भी हो सकता है 90 हो सकता है, 85 हो सकता है, 93 हो सकता है, हो सकता है, बट 10 हो सकता है, नहीं मालूम। अगर आपने यहाँ पे इसका ये एंगल रीच करना है तो इस 0 से एक लाइन को 0 से
बिल्कुल उसके ऊपर इंपोज कर दीजिए प्रोटेक्टर का 0 और दूसरी लाइन की मार्किंग को यहाँ से रीच कर लीजिए, आपके पास एंगल आ जाएगा। हमारे पास लेट अस सपोज द एंगल इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, आ गया मेरे पास थीटा। अब मुझे कहा जा रहा है अनसर्टेनिटी इन थीटा। आसान सी बात याद रखो, एक एंगल यहाँ बना हुआ, 0 को मैंने सेट किया, एक एंगल किया, इस 90 को मैंने सेट किया, मैंने रीच किया, एक और एंगल किया। आप क्या कर सकते हो, आपने बोला कि 2/90 × 100 अलाउड। किसी बच्चे ने बोला मैंने 3 लिया, मैंने 1.5 कर लिया, यहाँ पे किया 1.5 कर लिया, अलाउड। किसी बच्चे ने बोला 4 और 90, मैंने बोला कि 2 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री। इट्स अनसर्टेनिटी, इट में वेरी पर्सन टू पर्सन, लिहाजा एग्जाम में आपको हमेशा इसका रेंज देते, कोई भी मार्केट में लिख लीजिएगा, ओके रेंज दे रहा है। अनलेस कि वो आपको अनसर्टेनिटी लिख के देते किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप जब परफॉर्म करना है तो आप इसके लीस्ट काउंट को सिंगल में ले सकते हैं और इसको टाइम्स 2 भी कर सकते हैं। इट्स अप टू योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप इसको कितना एरर दे रहे हैं। मैं इसको 2 डिग्री का एरर दे रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन का लीस्ट काउंट वाले, लेकिन मैं इसको 2 डिग्री का एरर दे रहा हूं, तो मैं यहां पे भी 2 डिग्री का एरर दूंगा। 4/90 × 100 कंसीडर, ये सब चीजें सही। तो एग्जाम्पल बोलता है कि 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक अलाउड है, बच्चे को इसका मार्क अवॉर्ड कर दीजिए। तो ये वाली चीज भी तो बैठ गया। इसको 1 पे मत लेके जाइएगा, यू विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग, योर आंसर विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। आपका गलत है, आप गलत है, हमारा आंसर गलत है। क्लियर, ये चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। अनसर्टेनिटी से मुताबिक बहुत सारे बच्चों के अमूमन बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। आई होप कि बहुत सारी चीजें इस जो मैंने चीजें आपको बोर्ड के साथ समझाई हैं, इससे चंद चीजें बहुत सारे जो आपकी क्वेरीज थी माइंड के अंदर वो सारी इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी और आपको चीजें समझ में आ गई होगी। एक मार्क का क्वेश्चन आता है, डिस्काउंट ऑब्जर्वेशन देन अनसर्टेनिटी को मिला के 3 मार्क्स है। इसके बाद डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन आपको अच्छे से जानते हैं। जब भी आप किसी चीज का डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, उसके अंदर वो आपको क्वेश्चन में लिख के दे रहे हैं कि इंक्लूड द वैल्यू ऑफ थीटा, द लेंथ ऑफ द कॉइल पार्ट ऑफ द स्प्रिंग, इट इज स्मॉल एल। तो बोलते हैं कि इसके टेबल बना लीजिए, तमाम चीजें मौजूद हैं। आप उसके अंदर हर कॉलम हेडर को लिखेंगे, जो जो चीजें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है सारा कॉलम हेडर बनेगा इंडिविजुअली। उस कॉलम हेडर के साथ उसका प्रॉपर पर्टिकुलर यूनिट लिखा जाएगा। कोशिश करें ऐसा यूनिट के अंदर लिखें। जब जो वैल्यू उसके टेबल के अंदर लिखेंगे उसका लीस्ट काउंट ही उसकी गारंटी है, उसको उसके लीस्ट काउंट पे लिखना है। फिर आप चले जाएंगे, अगर बोलते हैं कि वाला थीटा लिख लीजिए, cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, cos थीटा अंडर लिख लीजिए, कुछ भी आगे कोई बोलते हैं कि कैलकुलेट करके कोई डेटा लिखिए, दैट इज योर कैलकुलेटेड डेटा। वन इज रॉ डेटा, रॉ डेटा का हर वैल्यू उसके इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे लिखा जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर वेरी कर सकते हैं लेकिन लीस्ट काउंट वेरी नहीं करता। ये जो स्केल मेरे हाथ में है, इस स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 है। छोटी सी बात बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। अगर आपने इससे कोई एक ऑब्जर्वेशन बनाई, इस स्केल से आपने कोई भी एक ऑब्जर्वेशन बनाई, मिसाल के तौर पे स्मॉल एल इन सेंटीमीटर लिख लेते हैं, और उसके बाद मुझे यहाँ बोला जा रहा है कि आप लिखेंगे 1/स्मॉल एल व्हिच इज सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो बातें कह रहा हूँ, इससे पहले और भी कुछ होगा, लेकिन मैं एल और 1/एल की बात कर रहा हूँ। लेंथ की वैल्यू मुझे कहा गया आप कोई भी चीज ऐड करते रहे या चेंज करते रहे, एंड यू नीड टू मेक 6 सेट्स ऑफ रीडिंग। सही है, मैं सेट ऑफ बना रहा हूँ। पहली वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.9 सेंटीमीटर, थोड़ा सा चेंज था उसके अंदर, आपको समझिएगा। उसके बाद की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर। तो मैं जानता हूं एक बात, मैंने एक बात बोली कि जो भी डेटा स्मॉल एल का इस स्केल से लिखा जाएगा उसका लीस्ट काउंट या डेसिमल प्लेस कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। ये 0.1 से लेके 99.1, 99.2, 99.9, 100.0 ही रहेगा। 0.0 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा, इसका एक्यूरेसी 0.1 है। अब सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर लेता हूँ। 0.9 के अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर और 1.5 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर वेरी कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द डेटा यू आर ऑब्टेनिंग, यू आर कलेक्टिंग। ये आपकी चॉइस नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर जो आप कर रहे हैं वो हो रहा है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पे मैक्सिमम 9.9 तक अगर आपका डेटा रहेगा तो इसके अंदर 2SF रहेगा। जैसे ही ये 10 पे चला जाएगा बच्चों, जैसे ही ये 10 पे चला जाएगा आप जानते हो इसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ चुका है। टिल 99.9 इट विल रिमेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। From 0.1 till 0.9 it will remain 1 significant figure. From 1.0 till 9.9 it will remain 2 significant figure. From 10.0 till 99.9 it will remain 3 significant figure. इसका आपका कोई कमाल नहीं, मुझे डाटा कुछ कलेक्ट करना है, उसको उसकी एक्यूरेसी के ऊपर ही लिखना है। अगली बात पे चलते हैं। अब मुझे कहा जा रहा है कि 1/L डेफिनेटली वी नो 1/L इज आवर कैलकुलेटेड डेटा। ये मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं ले रहा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपल 1 से डिवाइड कर देना है 0.9 को, और जो भी आंसर आएगा, अनफॉर्चूनेटली आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर राइट नाउ, और आई हैव कैलकुलेटेड 1/0.9 सही है। इसको मुझे डिवाइड करके आंसर निकालना है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं इसका आंसर आ रहा है, लेट अस सपोज 0.0234567, मुझे पता जा रहा है, मुझे लगा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर यू हैव टू टेक फॉर दिस रिजल्ट। इसके लिए तो पूरा कैलकुलेटर का स्क्रीन तो नहीं लिखोगे ना, उसके अंदर 7 8 9 10 डिजिट डाले तो नहीं लिखूंगा, उसमें मुझे कुछ पार्ट लिखना है। क्लियर, कुछ पार्ट लिखना है। अब बात को सुनना, मेरे रॉ डेटा में कितने सिग्निफिकेंट दिस योर रॉ डेटा कौन सा डेटा होता है बच्चों? वो डेटा जो आप कलेक्ट करते हो किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो रॉ डेटा कहलाता है, और एक कैलकुलेटेड डेटा कहलाता है। सही है, सो दिस इज योर कैलकुलेटेड डेटा and this is your raw data। आपको समझे? अब कैलकुलेटेड डेटा में रॉ डेटा पे आंसर डिपेंडेंट होता है। रॉ डेटा में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे कैलकुलेटेड डेटा में, या तो उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखोगे या एक ज्यादा कर सकते हो। ये दो चीजें आपको अलाउड है। कोशिश किया करो इक्वल पे चले जाया करो, क्योंकि इस कैलकुलेटेड पे आगे वो ग्राफ प्लॉट करवाएगा। जब ग्राफ प्लॉट करवाएगा जितने ज्यादा डिजिट होंगे, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उतनी मुझे मुश्किल होगी पॉइंट्स को लोकेट करने में, प्लॉट करने में। जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बनाऊंगा अपना टेबल, तो इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, मैं इसके अंदर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर लूंगा। मैं इसका आंसर लिखूंगा 0.02, और मैं फिर बोल रहा हूँ ये मैंने कैलकुलेट करके लिखा, मैंने इसे लिख दिया। अब 1/1.5 1 डिवाइड बाय 1.5 मुझे कहा जा रहा है कि इसका आंसर निकालना है। मेरे पास इसका आंसर है 0.003789592, कुछ भी आ रहा होगा मुझे नहीं पता, मैं गलत होगा यहाँ पे, 100% गलत होगा। अब वैसे जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसको लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके रॉ डेटा SF है 2, इधर SF था 1 SF का कैलकुलेट करके आपने इसको 1 SF कन्वर्ट कर दिया। जब 2 SF होगा तो आप इसे राउंड ऑफ करके 2 SF पे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे कॉलम का रॉ डेटा सिग्निफिकेंट फिगर से होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है अपने रॉ डेटा पे, ये यूज चल रहा है। तो रॉ डेटा में अगर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो रहा है तो इसके कैलकुलेटेड में भी चेंज होगा। एक चीज जो सेम रहेगी वो क्या, वो बता देता हूँ। रॉ डेटा का डेसिमल प्लेस सेम रहेगा हमेशा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, और कैलकुलेटेड का सिग्निफिकेंट फिगर रॉ बेस से वो सेम नहीं रहेगा। ना डेसिमल प्लेस सेम रहेगा, ना रॉ डेटा सेम रहेगा, ना उसका सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। अपने कॉलम का सेम नहीं रहेगा, वो इधर से चेक किया जाएगा। अब मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, तो मैं इसको बनाऊंगा 0.0038, और यहाँ पे मैं अपना डेटा लिख के इसी तरीके से आगे जाता रहा। बीच में अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा तो आप उसके डेटा को राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे करेंगे। बात क्लियर हो गई? उम्मीद है ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, और ये चीज़ हर एक पे अप्लाई होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी रॉ डेटा निकाल लो, उस रॉ डेटा से जब भी कोई डेटा कैलकुलेट करके निकालोगे तो आपने बच्चों सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि उस रॉ डेटा में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, उस पर डिपेंड करते हुए आप कैलकुलेटेड का SF राइट करेंगे। क्लियर? बहुत सारी गुजारिश बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें उनके दिमाग में खटक रही थी, मेरी से उम्मीद है मैंने बहुत सारी चीज़ों का जवाब दे दिया, और वक्तन फ़ौक़तन आगे साथ साथ चलते हुए मज़ीद बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।